का सेकेंड पार्ट के वीडियो में। पहले पार्ट में हमने बेसिक जो नियोनेटोलॉजी का कवर था वो कर दिया था। अब हमें सिस्टमिक पीडियाट्रिक्स पे जाना है। तो हम सबसे पहले कंजेनाइटल इन्फेक्शन से शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले याद रखना है आपको हचिसन राइट, कभी पूछ सकते हैं। हचिसन टीथ होते हैं जैसे कि इस शेप में होते हैं ना। ओके, ऐसे टीथ मिलेंगे आपको जो फ्रंट के होंगे। इंटरस्टिशियल केरेटाइटिस मिलेगा और सेंसिन्यूरल डेफनेस मिलेगी। ये तीन याद रखना है। किस में मिलेगा? कंजेनाइटल सिफिलिस में। फिर बात करते हैं कंजेनाइटल रूबेला की बात। रूबेला का भी मोस्टली पूछ सकते हैं, सीडीसी से याद रखना है। ये जो मैं बता रहा हूँ वही याद रखना है, यही पूछेंगे। इसके अलावा ज़्यादा कुछ इतना रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कंजेनाइटल में कैटरेक्ट, डिफनेस एंड कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। ठीक है, फिर आते हैं हम CMV पे। मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल इन्फेक्शन किसका होता है? CMV का। ठीक है, साइटोमेगालोवायरस। ठीक है, 90% इन्फेक्ट एसिम्प्टोमेटिक चले जाते हैं। और डायग्नोसिस के लिए क्या है? यूरिन। ठीक है, इसमें आप सिम्टम वगैरह इतने याद मत रखना। ठीक है, कभी पूछ सकते हैं कि मोस्ट कॉमन कौन सा है, तो CMV है। ठीक है, फिर आते हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और ये आपको थोड़ा बहुत रटना पड़ेगा। ठीक है, बर्थ पे कौन से 3 वैक्सीन लगते हैं? BCG, ओरल पोलियो वैक्सीन और हेपेटाइटिस बी का बर्थ डोज। और बर्थ डोज क्यों लगता है? क्योंकि मदर से चाइल्ड में ट्रांसफ्यूज़न ना हो हेपेटाइटिस बी का। ठीक है, ये भी पूछते हैं, ओरल का भी और BCG का। BCG 1 साल तक लगा सकते हैं। ओके, डेट याद रखनी है, 1 साल के बाद नहीं लगाते। 6 वीक की बात करते हैं हम। 6, 10 और 14 में मोस्टली सब सेम होंगे। ये OPV1, OPV2, OPV3, पेंटा 1, पेंटा 2, पेंटा 3। ठीक है, अब बीच में 2 चीज़ छोड़ देनी, जैसे PCV यहाँ पे 1 लगाना, PCV यहाँ पे 2 लगाना है। ठीक है, रोटा वायरस में 1, 2 और 3 रोटा। PCV और IPV जो फ्रैक्शनेटेड है वो सिर्फ 6 और 14 में लगना है। ठीक है, तो कौन से? OPV, पेंटा, रोटा, PCV और पोलियो का जो इंजेक्टेबल है वो। ठीक है, 9 से 12 मंथ पे आता है मीजल्स एंड रूबेला। ठीक है, और PCV का बूस्टर डोज याद रखना हो तो। ठीक है, विटामिन A का भी याद रखना है ना 9 से। ठीक है, 16 to 12 मंथ में क्या लगेगा? दूसरा मीजल्स का लगेगा। जेई उधर 1 लग गया था, इधर 2 लगेगा। DPT का बूस्टर डोज लगेगा और OPV का बूस्टर डोज लगेगा। ठीक है, 5 से 6 मंथ में DPT ही लगता है सिर्फ, और बूस्टर डोज सेकेंड। DPT ऊपर पेंटा में आ गया था। ठीक है, यहाँ पे ऊपर 16 में पेंटा में इंक्लूड होता है। ठीक है, फिर 10 साल में टिटनस और TD लगाना है। 16 साल में TD लगाना है। प्रेग्नेंट को 2 टिटनस लगाना है, TD, और या 3 साल से कम हुए हैं तो बूस्टर डोज लगाना है। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं, बहुत कॉमन है। ठीक है, पेंटावेलेंट जैसा कि मैंने बोला, DPT इंक्लूड है ना इसमें। DPT, हेपेटाइटिस बी और HIV। ठीक है, हीमोफिलस बी। फुल्ली इम्यूनाइज्ड कब बोलते हैं अपन? जब 1 साल तक सारे वैक्सीनेशन, और कंप्लीट 2 साल तक। तो ये टर्म याद रखनी, क्यों इसको फुल्ली बोला मुझे भी नहीं पता, क्यों इसको कंप्लीट बोला मुझे भी नहीं पता। ठीक है, पर याद रखना आपको फुल्ली और कंप्लीट में क्या डिफरेंस है। F फुल्ली 1 ईयर में, कंप्लीट 2 साल में। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें लास्ट में आप कहीं लिख लो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आखिरी के दिनों में भूल जाते हैं। ओके, और आपको पता भी नहीं चलेगी कि ये पढ़ना है आपको। ठीक है, वैक्सीनेशन ऑफ अनइम्यूनाइज्ड चाइल्ड। ये जैसा कि मैंने बताया था कि कब कब आप अनइम्यूनाइज को लगा सकते हैं। तो जैसा बोला था BCG और हेपेटाइटिस बी कब तक लगा सकते हैं? 1 साल तक। ठीक है, 1 साल के बाद आया तो नहीं लगाना है। ठीक है, MR, OPV और हीमोफिलस बी ये 5 साल तक। डिप्थेरिया 7 साल तक, और TDAP 7, मतलब 7 साल के बाद अगर आए तो TDAP का कॉम्बिनेशन लगेगा। 7 साल के पहले हो तो डिप्थेरिया DTP का कॉम्बिनेशन लगेगा। ठीक है, मोस्टली क्या पूछेंगे मालूम? ये और OPV। ठीक है, BCG और OPV। इसके अलावा मुझे नहीं लगता, और डिप्थेरिया पूछ सकते हैं जो कि ये चेंज कर रखा है। ठीक है, अब कुछ है, वॉमिटिंग हो जाती है OPV के बाद,
तो अगर 30 मिनट के अंदर हो जाती है तो उसको फिर से लगाना, 30 मिनट के बाद होती है तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हीट सेंसिटिव वैसे तो नहीं पूछेंगे, पर BMO याद रख सकते हो, BCG, मीजल्स और OPV, ठीक है। अब है वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग। बाहर का एरिया डार्क है, बीच का लाइट है, ठीक है, तो वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं। अगर चेंज हो जाए या सिमिलर आ जाए, जो लाइट है ये भी डार्क हो जाए और बराबर आ जाए तो यूज़ नहीं करना है, ठीक है। शेक टेस्ट यूज़ करते हैं हम, है ना, फ्रीजिंग की वजह से डैमेज तो नहीं हुई है ये चेक करने के लिए। ओपन वाइल पॉलिसी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप कहीं भी जाओ, कोई सा भी क्वेश्चन आएगा ये पूछेंगे और हर बार आप भूल जाओगे, ठीक है। तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखनी है, जिसमें जिसमें टी दिख रहा है वो वाले, और IPO, ठीक है। आजकल IPO काफ़ी आ रहे हैं और काफ़ी लोग लगा रहे हैं। तो टी, DPT, TT, पेंटा, ट आ रहा है इसमें, हिपेटा ट आ रहा है इसमें, टी, ये भी हेपेटाइटिस बी, पेंटावलिन, TT और डिप्थेरिया, ठीक है। IPV में IPV, PCV, OPV, ठीक है। ये साथ याद रखना है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टी वाले और IPO वाले, ठीक है। ओपन वाइल पॉलिसी तो आप कोई से भी एग्जाम में देख लो, पूछ लेंगे। अगर सीवियर इम्यूनो डिफिशियंसी होगी तो लाइव वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा, ठीक है। ब्लीडिंग और कोगुलेटिव डिसऑर्डर है किसी बच्चों को तो उसमें IM इंजेक्शन नहीं लगाना, ओके। अगर प्लेन स्प्लेनेक्टोमी है तो 2 वीक पहले उसको नीमोकोकल की वैक्सीन लगानी है, HIV की, मेनिंजियोकोकल की और टाइफाइड की, ठीक है। नीमोकोकल क्यों लगानी है, क्योंकि ये सारे कैप्सुलेटेड है, ओके। कैप्सुलेटेड को सारे स्प्लीन मारता है, स्प्लीन हटा देगी तो इनके ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस रहेंगे, ठीक है। इसीलिए ये सारे कैप्सुलेटेड जो ऑर्गेनिज्म है उनके लगाने। फिर आते हैं BCG वैक्सीन पे। नाम आपको याद है क्या? बेसिलस कालमेठी ग्वेरिन। हर बार कंफ्यूज होता हूँ, मैं खुद कंफ्यूज होता हूँ, ठीक है। बस आपको याद रखना, कहीं ऑप्शन में आएगा। नीट की यही खास बात है कि उसमें ऑप्शन आते हैं, अगर खुद लिखना होता तो दिक्कत आ जाती है स्पेलिंग में, पर यूँ नहीं आएगी, ठीक है। 0.05 ml यूज़ होता है, इंट्राडर्मल यूज़ होता है, ठीक है। पोलियो वैक्सीन की बात करें तो ये 2 एडवर्स इफेक्ट है, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो, वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। वो कैसे होता है? म्यूटेशन की वजह से, वैक्सीन में म्यूटेशन हो गया जिसकी वजह से पोलियो वैक्सीन एक्टिव हो जाता है। मीजल्स एंड रूबेला, एडवर्स रिएक्शन क्या है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। रोटा वायरस क्या है? इंक्रीज रिस्क ऑफ इंट्यूससेप्शन। ये आ चुका है क्वेश्चन, ओके, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। HPV वैक्सीन्स, ये मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये एम्स में पूछा गया है, ओके। क्वाड्रीवेलेंट को गार्डासिल बोलते हैं, 6, 11, 16, 18, ये लिखा हुआ है तो 6 है, 11, 16, 18, ठीक है। 6, 11, 16, 18, ये तो याद रखना है, लास्ट एक दिन पहले पढ़ने वाली चीज़ है, ठीक है। बायोवेलेंट में 16, 18 है, गार्डासिल 9 में 6, 10, 16, 18, 31, 33, 45, 52 और 58, ये भी लास्ट में चीज़ में रिमेंबर करने वाली चीज़ है, ठीक है। अब बात करेंगे कार्डियोलॉजी सिस्टम की, ओके। तो सबसे पहले आपको बता दें डक्टस आर्टीरियोसस कब क्लोज होता है। तो फंक्शनल क्लोजर तो उसका बर्थ के इमीडिएटली हो जाता है, पर एनाटॉमिकली क्लोजर 10 से 21 दिनों में होता है, ओके। फिर आता है नाडास क्राइटेरिया। मेजर क्राइटेरिया में क्या है? सिस्टोलिक मर्मर, डायस्टोलिक मर्मर, साइनोसिस एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ये तो आपको याद करना पड़ेगा, वैसे अभी तक तो पूछा नहीं है पर हो सकता है कभी पूछ लें, ठीक है। मेजर तो याद कर लो, माइनर भले आपको याद नहीं हो। लेस देन ग्रेड 3 अगर सिस्टोलिक मर्मर हो, H2 एबनॉर्मल हो, एबनॉर्मल B2 हो, एबनॉर्मल ECG हो और एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरे हो, ठीक है। वन मेजर और 2 माइनर जब चांसेस होंगे CHD की, ओके। लेफ़्ट टू राइट शंट किस चीज़ों में मिलेगा? मतलब हार्ट है ये, तो जब ब्लड राइट से लेफ्ट में राइट जाने लग जाए, ओके, तो उसमें
VHD में वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होगा, ठीक है, तो लेफ्ट का ज़्यादा प्रेशर होता है, उसकी वजह से चले जाएगा। जब एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होगा तब भी इधर चले जाएगा, पर पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस होगा तब भी चले जाएगा, ठीक है। ये याद करना है ना आपको, ये पूछ रखा शायद। बात करते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की, तो मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है। पल्मोनरी प्लेथोरा दिखेगा एक्सरे में। एक्सरे में क्या दिखेगा कि देयर इज़ सो मच एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इनसाइड लंग्स, ओके, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट शंट है, सारे लेफ़्ट टू राइट शंट में ऐसा ही होगा, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या है, आइसर मेंगर सिंड्रोम है, जिसमें क्या होगा, राइट टू लेफ्ट शंट हो जाएगा। जैसे बता दें कि अब इधर जा रहा है तो इसका प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, यहाँ की वॉल हाइपरट्रोफी हो जाती है, और एक दिन ऐसा आता है कि डायरेक्ट इधर शिफ्ट होने लग जाता है। तो इसमें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ओके। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स होगा तो हमेशा क्या होगा, साइनोसिस होगा, इस वजह से साइनोसिस होता है, ओके। तो अचानक से साइनोसिस होने लग जाएगा, VHD में देखिएगा, ओके। अब आते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में, जिसमें एक चीज़ याद रखनी है आपको, वाइड फिक्स्ड स्प्लिट ऑफ सेकेंड हार्ट जॉन, ठीक है, वैसे कुछ पूछा नहीं है। फिर पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस की बात करें तो डक्टस आर्टेरियोसस कनेक्ट करता है एओर्टा से पल्मोनरी आर्टरी को, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है एओर्टा से, ठीक है। ऑस्कल्टेशन में कंटिन्यूस मशीनरी मरमर आपको मिलेंगे। टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चार तो आपको याद रखने हैं। लार्ज VHD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बड़ा होगा। पल्मोनरी इन्फेंडिबुलर स्टेनोसिस, मतलब पल्मोनरी जो आर्टरी का स्टेनोसिस है जो राइट एट्रिया से जोड़ रहा है वो बहुत ही पतला होगा, ठीक है। ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा ऊपर चला जाएगा। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, और राइट वेंट्रिकल्स की हाइपरट्रोफी होगी, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके, ये पूछ सकते हैं। फिर अगर टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट में ये इंपॉर्टेंट है कि बोट शेप हार्ट मिलेगा, ऐसा आपको हार्ट दिखेगा, ओके, ठीक है। साइनोटिक स्पेल इज समथिंग सिमिलर टू आइसर-मेंगर सिंड्रोम, ओके, वी अपने को उधर दिखा था आइसर-मेंगर सिंड्रोम, यहाँ पे आपको दिखेगा साइनोटिक स्पेल्स, ओके, जिसमें भी राइट टू लेफ्ट शंट होगा जो कि बढ़ जाएगा, रिजल्टिंग इन साइनोसिस। उसकी वजह से डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स होगा, उसकी वजह से साइनोसिस होगा। ट्रीटमेंट क्या है, O2 इनहेलेशन करना है, बाइकार्बोनेट देना एसिडोसिस की वजह से, और स्क्वेटिंग इन नी चेस्ट, मतलब नी चेस्ट पोजीशन में हम रखेंगे तो पेरिफेरल प्रेशर जब बढ़ जाएगा, पेरिफेरल प्रेशर जब बढ़ेगा, जब यहाँ से जो अल्टा चल रहा है इसका प्रेशर बढ़ेगा, जब इसका प्रेशर यहाँ से बढ़ेगा तो फिर से लेफ़्ट टू राइट शंट होने लग जाएगा, और इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ओके। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट तो सर्जरी है इसका, ओके। फिर आते हैं एक और लास्ट एप्स्टीन एनोमली में, ठीक है, जिसमें क्या होगा, एट्रियलाइजेशन ऑफ राइट वेंट्रिकुलर। जो राइट वेंट्रिकल है ना, ये थोड़ा सा एट्रिया शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, नीचे शिफ्ट हो जाता है, सॉरी, ये सही है, नीचे शिफ्ट हो गया। इसमें ट्राइकस्पिड वॉल शिफ्ट डाउनवर्ड, जो ट्राइकस्पिड वॉल्स जो है नीचे शिफ्ट हो, उसमें एक्सरे कैसा दिखेगा, बोट शेप। तो ये आपको ये एक्सरे याद करने, मैंने इसमें लिस्ट डाउन नहीं किया, पर एक बार एक्सरे आप देख लेना ना, कौन, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था एप्स्टीन का बॉक्स शेप है, TAPVC वगैरह इनके भी स्नोबॉल है ना, ठीक है, वो आपको देखना है। फिर आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं हेमेटोलॉजी में, तो ये पूछ सकते हैं अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा गामा, अल्फ़ा डेल्टा, ठीक है। ये फीटल हीमोग्लोबिन में गामा है, बीटा ए है, और डेल्टा A2 है, ठीक है। सिकल सेल, थैलेसीमिया एंड अदर कोएगुलेटिव डिसऑर्डर हम बात करेंगे पैथोलॉजी के रिपीट रिवीजन में, ओके, क्योंकि इसमें इतना रिक्वायर्ड नहीं। इसमें हम बात करेंगे हीमोफिलिया ए क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ एक्स लिंक, ठीक है, फैक्टर रिप्लेसमेंट, इतना याद रखना है। बाकी ये 2-3 इंपॉर्टेंट है, वो हम पैथोलॉजी के रैपिड रिवीजन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैलिग्नेंसी इन चिल्ड्रंस, कौन सी याद करना है, एक्यूट ल्यूकेमिया याद करना है, ठीक है। ALL मोस्ट कॉमन है AML से बच्चों में, ये सबसे ज़्यादा इसमें प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स ऑफ एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, क्या गुड है क्या पुअर है। तो ये एक याद कर सकते हैं, एक फीमेल है, ठीक है, जो कि वाइट है, वाइट से बना रहा हूँ, ठीक है, उसकी उम्र 2 से 8 साल है, ठीक है।
उसका बर्थडे कब आता है, 21/12 को, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीज़ें याद रख रहे जिसकी गुड है, ठीक है। ये तो पता है लेस देन 10,000 होंगे तो अच्छी प्रोग्नोसिस है। 21/12 तारीख याद रखो तो ट्रांसलोकेशन 12-21 आपको याद रहेगा, ठीक है। हाइपर डिप्लोइडी, ये सारे गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। हमेशा एक क्वेश्चन आएगा अगर ALL से पूछेंगे तो ये प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स के बारे में पूछेंगे। अगर ये आप किसी ट्रिक से याद कर लेते हो ना तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। ओके, रेटिनोब्लास्टोमा जीन पूछते हैं, RB1 जीन, ठीक है। ल्यूकोरिया प्रेजेंट होगा, मतलब आँखें वाइट टाइप से दिखेगी। न्यूरोब्लास्टोमा एक खास बात है कि ये अपने आप ही रिग्रेस कर जाता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन एब्डोमिनल ट्यूमर है चिल्ड्रंस, और कैटेकोलामाइन प्रोड्यूस करता है। 3 बातें, अपने आप रिग्रेस कर जाता है, ये ध्यान रखना। कभी आपके पास कोई बच्चा है तो उसको वेट एंड वॉच करना है, ठीक है। कभी कभी अपने आप रिग्रेस कर जाता है। फिर है मेडुलोब्लास्टोमा, ठीक है। ग्रेड 4 का ट्यूमर है, प्रिमिटिव न्यूरोएक्टोडर्म टिश्यू की वजह से होता है। होमर राइट रोजेटिस मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट, ओके। और ड्रॉप मेटास्टेसिस मिलती है। मैं आपका सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है, डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक। क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो याद रखना, जैसे इसमें ये इंपॉर्टेंट होमर राइट और डीप ड्रॉप मेटास्टेसिस, ओके। फिर बात करते हैं क्रेनियोफेरिंजियोमा की, ओके। तो इसमें क्या है, WHO ग्रेड 1 है और सुपर सेलर रीजन में मिलेगा, ओके। सेला मतलब जहाँ पिट्यूटरी होती है ना, वहीं पे आपको क्रेनियोफेरिंजियोमा मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं GIT के, ठीक है। GIT में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन जो बना रहते हैं ना, वो है हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, ठीक है। इन्फेंट विद फोर्सफुल प्रोजेक्टाइल नॉन बिलियस वॉमिटिंग, नॉन बिलियस होगी, ठीक है, क्योंकि जहाँ से गॉल ब्लैडर आता है उसके पहले ही पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है। स्टमक का पार्ट है पाइलोरिक, ठीक है, वहाँ का स्टेनोसिस हो गया। विजिबल पेरिस्टल्सिस कहाँ से दिखेगी, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ऐसे पेरिस्टल्सिस दिखेगी, ओके, ये ध्यान रखना है। ओलिव शेप मास पाल्पेबल ऑन एब्डोमेन, ठीक है। फिर आते हैं एक्यूट डायरिया के ऊपर। एक मिनट, ठीक है, ये याद करना है इसमें, हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा नीचे शिफ्ट करना मैं भूल गया था। कॉन्ट्रास्ट में स्ट्रिंग साइन, डबल ट्रैक साइन, रोमस्टेड पाइलेरोमायोटोमी करते क्या, सिर्फ मसल खोलते हैं, जो मसल है ना उस पर इंसिजन लगा देते हैं, फिर कुछ नहीं और उसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और ये डिस्कवर किया था रोमस्टेड ने, तो रोमस्टेड पाइलेरोमायोटोमी से मसल को कट लगा दिया और खुला छोड़ दिया, उसको क्लोज नहीं किया, ठीक है। अब बात करते हैं डिहाइड्रेशन के ऊपर। तो अभी जो चेंज हुआ है वो आपको पता ही होगी, नो, सम एंड सीवियर डिहाइड्रेशन। एक एक चीज़ें याद रखो, थर्स्ट किस में प्रेजेंट होगी, सम डिहाइड्रेशन में, और थर्स्ट पुअरली होगी सीवियर में, ठीक है। स्किन पिंच तो आपको पता है मोर देन 2 सेकेंड ले रहा है तो सीवियर में चले जाएगा। आइज़ अगर संकन, वेरी संकन से कोई लेना देना नहीं। सेंसोरियम में लेथार्जिक होगा और ये इरिटेबल होगा, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। प्लेन ए के हिसाब से ORS पिलाना है 5 से 10 mg पर किलोग्राम। सम डिहाइड्रेशन प्लेन बी में क्या करना है, 75 mg पर kg के हिसाब से आपको वहीं पे बैठ के क्लिनिक में आपको इसको ORS पिलाना है 4 घंटे के अंदर, ठीक है, या तो IV फ्लूइड इसमें दे सकते हैं। सम सीवियर डिहाइड्रेशन हो तो 100 ml पर kg, जो कि डिवाइड है 30-70 में, ठीक है। 1-5 आधा कर दो इसको, हाफ एंड 2.5, ठीक है। बड़ा हो तो जल्दी ही हो जाएगा, ठीक है, यूँ 6 घंटे लगेंगे, बड़ा हो तो 3 घंटे में टोटल कर दिया, ठीक है। ट्रीटमेंट आपको समझ में आ गया इसका, ठीक है। जिंक 10 mg पर kg अगर 2 से 6 साल का, 6 महीने से बड़ा हो, 6 महीने से बड़ा हो तो 20, ठीक है। ORS का ये याद करना है आपको। ग्लूकोज और सोडियम 75, पोटेशियम 20, क्लोरीन 65 और सिट्रेट 10, ठीक है, ऐसे मिला के 245 का पूरा ये पूछता है ना, ये ध्यान रखना है आपको ORS वाला, ठीक है। अब आते हैं रिस्पंग डिजीज़, कंजेनाइटल है ना, ए गैंग्लियन एक मेगा कोलन, यहाँ पे जो है गैंग्लियन ही नहीं है, जिसकी वजह से पेरिस्टालसिस नहीं हो रही इसमें, तो यहाँ की सारी वो प्रोक्सिमल जितने भी है ना वो सब डायलेट हो जाएगी बाउल, ठीक है। इंटरसेप्शन
मतलब एक के अंदर एक घुस जाना, ठीक है। बेरियन एनिमा में हमको क्या दिखेगा, कोल्ड स्प्रिंग साइन और क्लो साइन, जैसे क्लो साइन दिख रहा है ना, जैसे बेरियम एनिमा में दिखेगा। ड्यूडेनियल अट्रीजिया मतलब ड्यूडेनम ही प्रेजेंट नहीं है, जिसमें बिलेस वोमिटिंग आएगी, ठीक है, क्योंकि वो पाइलोरस था यहाँ पे तो ओपनिंग हो जाती है गॉल ब्लैडर की, इस वजह से बिलियस वोमिटिंग आएगी, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसमें बिलियस आएगा और पाइलोरिक स्टेनोसिस में नहीं, नॉन बिलियस आएगा, ठीक है। एक्सरे में आपको डबल बबल साइन दिखेगा और हिस्ट्री ऑफ पॉलीहाइड्रोमनस होगा 50% में, जब 9th मंथ गेस्टेशन में होगा ना उस समय, ठीक है। अब आते हैं लीवर डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी में, ठीक है। अनकॉन्जुगेटेड कब कब बढ़ जाएंगे और कॉन्जुगेटेड कब बढ़, सबसे पहले हम बात करें अनकॉन्जुगेटेड कब बढ़े, या तो प्रोडक्शन बढ़ गया या तो कॉन्जुगेशन कम हो गया। प्रोडक्शन कब बढ़ेगा, जब आरबीसी टूटेंगे, उसमें से बिलिरुबिन निकलेगा और वो मेटाबोलाइज नहीं होगा तो बिलिरुबिन बढ़ जाएगा। ये एरिथ्रोपोइसिस ठीक ठाक नहीं हो रही, जिसकी वजह से रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, आरबीसी इतना मजबूत नहीं है। कॉन्जुगेशन डिक्रीज में दो याद रखना है आपको, गिलबर्ट और क्लिगरैगनर। क्लिगरैगनर कुछ नहीं, ठीक है, मतलब फर्स्ट वाला कोई एंजाइम होगा ही नहीं, गिलबर्ट में थोड़ा बहुत एंजाइम होता है। कॉन्जुगेटेड में दो याद करना है, रोटर और डुबिन जॉनसन। डुबिन जॉनसन डी से डार्क, तो डार्क लिवर, ठीक है, याद रख सकते हैं। MRP2 का म्यूटेशन है, बाकी ऐसा कुछ पूछा ही नहीं है। सिर्फ कॉन्जुगेशन में कौन कौन से हैं, डुबिन जॉनसन, रोटर। अनकॉन्जुगेटेड में दो है, गिलबर्ट और क्लिगरैगनर, ये पूछेंगे, ओके। बिलियरी एट्रीजिया, अब बिलियरी ट्रैक प्रेजेंट नहीं है, हिडा स्कैन से देख सकते हैं आप, है ना। सर्जरी का प्रोसीजर क्या है, कसाइज, कलर कैसा है, क्ले कलर आएगा, क्योंकि बाइली स्टूल में नहीं ऐड हो रहा है तो क्ले कलर आएगा, ठीक है। ALP बढ़ जाएगा और ट्राइंगुलर कोड साइन याद रखना, ओके। पोर्टल हाइपरटेंशन इन चिल्ड्रन, 10 से 12 mmHg जब बढ़ जाता है तो हम उसको पोर्टल हाइपरटेंशन। वायरल हेपेटाइटिस में क्या आएगा, हेपेटाइटिस है, फिकोरल रूट, हाईली कंटेजियस, सेम्पलिटी, ठीक है। बी, प्रोफाइलेक्सिस फॉर बेबी विथ HbSAg पॉजिटिव मदर अगर होगी तो बहुत वैक्सीन भी लगानी है और इम्यूनोग्लोबिन्स भी देने हैं 12 घंटे में, ठीक है। विल्सन्स डिजीज़, विल्सन्स डिजीज़ का है AR, ऑटोसोमल रिसेसिव, ATP7B जीन्स, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ कॉपर इन हेपेटोसाइट्स, हेपेटोसाइट्स में कॉपर एक्यूमुलेशन होगा। आई में आपको केफ रिंग दिखेगी, सनफ्लावर कैटरेक्ट दिखेगा, ठीक है। चीज़ें भूल जाते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव है या पॉजिटिव, तो उसके लिए आपको ट्रिक बनानी पड़ेगी किसी चीज़ की, ओके। हेमोलाइटिक एनीमिया तो होगा ही। CNS में क्या क्या दिख सकते हैं, ट्रिमर्स, डिस्टोनिया, डिसार्थ्रिया, कोरिया। इन्वेस्टिगेशन में डिक्रीज सीरम सेरोप्लाज्मिन लेवल, सीरम फ्री कॉपर लेवल में भी एलिवेटेड, और यूरिनरी कॉपर इंक्रीज। चिरेटिंग एजेंट देना है, जिंक या पेनिसिलिन। राइस सिंड्रोम इम्पोर्टेंट है, एक्यूट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर रिजल्टिंग इन जनरलाइज्ड माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन ड्यू टू इनिबिशन ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, ओके। जमशेदपुर फीवर भी बोलते हैं। फैटी लीवर दिखेगा इसमें, इंसेफेलोपैथी दिखेगी। कब होता कब है, प्रेसिपिटेट, जैसे कि फीवर है और आपने एनसाइड्स दे दिया, मोस्टली एस्पिरिन वगैरह, है ना, उसकी वजह से हो जाता है। हिपेटिक डिसफंक्शन होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा, ब्लीडिंग होगा, जॉन्डिस होगा, ठीक है। अब आते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे लेरिंगोमलेशिया के ऊपर, ओके, जिसमें है कंजेनाइटल सॉफ्टनिंग ऑफ द टिश्यू ऑफ लेरिंग्स अबव वोकल कॉर्ड। स्ट्राइडर इम्प्रूव्स व्हेन अ बेबी स्लीप इन प्रोन पोजीशन, और ओमेगा शेप एपिग्लोटिस, 3 तो याद रखना, ठीक है, समझ में आ गया होगा। सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑटोसोमल रिसेसिव, मोस्टली अभी तक देख रहे हैं ऑटोसोमल रिसेसिव ही जाता है। CPTR जीन्स, ठीक है। रिकरेंट इन्फेक्शन दिखेगा, स्टेफ ऑरियस, H इन्फ्लुएंजा, बर्केलिया कैपेसिया, अजूस्पर्मिया, इनफर्टिलिटी दिखेगा।
मिकोनियम इलियस होगा, रिकरेंट पेंक्रेटाइटिस और बिलियरी सिरोसिस के ये सब सारी चीज़ें सिस्टिक फाइब्रोसिस में मिल सकती है। स्वीट क्लोराइड से हम डायग्नोसिस बनाते हैं, ठीक है, 60 से ऊपर होगा। अब पीडियाट्रिक अस्थमा में ऊपर एम्स में क्वेश्चन आया था, FEV1 जो है 1 सेकेंड में जो एक्सपिरेटरी है वो 15% से ज़्यादा हुई है ब्रोंकोडायलेटर यूज़ करने के बाद, ठीक है। FEV1 ठीक है, FEV1 decreases more than 15 but after exercise, ओके। FEV1 बाय FEV का रेशो 80% से कम हो, ठीक। नॉर्मल में 80% होगा, पीडियाट्रिक में 80% नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा की क्या क्या है पूरा डिटेल में। रिकरेंट एपिसोड ऑफ रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। 2 टाइप का, एटॉपिक नॉन एटॉपिक, ठीक है। एक एलर्जी की वजह से, एक नॉन एलर्जी की वजह से। एलर्जी वाले में IgE का इंक्रीज होगा। नॉन एटॉपिक कोल्ड एयर से हो सकता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जिसमें IgE नॉर्मल होगा। पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं तो पोलन जो भी आता है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स उसको करते हैं। फिर उसके बाद इंटरल्यूकिन 4 सिक्रेट होता है जो कि CD4 T सेल्स और TH2 सेल्स को रिलीज़ करता है, ठीक है। T हेल्पर सेल्स इंटरल्यूकिन 4 को फिर से सिक्रेट करता है, 5 को भी और 13 को भी, ठीक है। 4, 5, 13 जो कि IgE इंक्रीज़ करता है, जो मास्ट सेल पे जाती है वो एलर्जिक रिस्पॉन्स क्रिएट करती है। इओसिनोफिल्स बढ़ जाता है, म्यूसिन प्रोडक्शन बढ़ता है, ठीक है। ट्रीटमेंट में मास्ट सेल स्टेबलाइजर दे सकते हैं, क्रोमिफाइलिन, सोडियम कीटोटिफेन, एंटी-AGE दे सकते हैं, ओमालिजुमाब, फ्लूटिकासोन, ब्यूडेसोनेट, बेक्लामिथासोन जो कि स्टेरॉइड्स है। मीटर डोज इनहेलर से आप दे सकते हैं। ब्लू कलर में क्या होगा, ब्रोंकोडायलेटर, ठीक है, ब्लू से ब्रोंकोडायलेटर। रेड में स्टेरॉइड, ग्रीन का आएगा तो कॉम्बिनेशन में, ठीक है। थंब साइन मिलेगा आपको एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में। एक्यूट लेरिंग जिसको क्रूप बोलते हैं, लेरिंगोट्रेकियल ब्रोंकाइटिस पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होगा। डायग्नोसिस में आपको दिखेगा स्टीपल साइन एक्सरे में, ओके। ट्रीटमेंट में आपको क्या करना है, सपोर्टिव केयर देना O2 के साथ, डेक्सामेथासोन का सिंगल डोज लगा देना है अगर माइल्ड केस में। मॉडरेट टू सीवियर कोर्स हो तो इपिनेफ्रिन का नेबुलाइजेशन करवाना है, ओके। ये चीज़ें ध्यान रखनी। फिर आप आते हैं रीनल में। रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म हुआ अपना। इसमें हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम HUS, ठीक है। माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, रीनल इंसफिशियंसी होगा। 2 टाइप के होते हैं, क्लासिकल और एटिपिकल। क्लासिकल में सीजाटॉक्सिन की वजह से होगा, ये नंबर याद रखना है 015787, ठीक है। इसके इन्फेक्शन की वजह से क्लासिकल होगा। एटिपिकल क्या होता है, अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे एक्सेसिव एक्टिवेशन की वजह से हो जाता है, ठीक है। AKD CKD हम मेडिसिन के रेपिटेशन में पढ़ेंगे, ओके। हॉर्सशू कॉमन होता है टर्नर सिंड्रोम के केस में। ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में आपको क्या दिखेगा, PKHD1 जीन होता है। 50% एंड स्टेज रीनल डिजीज़ 10 साल में हो जाता है, ओके, ऑटोसोमल रिसेसिव में। PKD1 PKD2 जीन ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में होगा। इसमें 4th to 5th डिकेड में सिम्टोमेटिक होगा क्या, अल्पोर्ट सिंड्रोम याद रखना है। टाइप 4 कोलाजन की डिफेक्टिव होगा। किडनी में क्या होगा, प्रोटीन यूरिया और हेमेचूरिया। आई में होगा एंटीरियस लेंटिकोनस, लेंस का ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और ईयर्स में होगा सेंसी न्यूरल हेयरिंग लॉस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में कैसे दिखेगा, बास्केट वेव अपीयरेंस। मिनिमम चेल डिजीज़ बच्चों में बहुत होता है। इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेस ऑफ पोडोसाइड, ओके। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम के ट्रीटमेंट पर आ जाते हैं, ठीक है। नेफ्रोटिक में आता है मिनिमम डिजीज। प्रेडनिसोलोन देना अपने को 2 mg पर kg पर डे के हिसाब से 6 हफ्ते तक, ओके। और 1.5 mg पर kg एवरी अल्टरनेट डे इंटू 6 वीक्स। 2 बता रखिए, या तो ये दे सकते हैं, ओके। अब इसके टर्म याद करना है।
फ्रिक्वेंटली रिलैप्सिंग नेफ्रोटिक सिंड्रोम, बार बार रिलैप्स हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 6 महीने में 2 से ज़्यादा रिलैप्स हो गए, ठीक है। इनफ्रिक्वेंट रिलैप्सिंग, ठीक है, जो इतना रिलैप्स नहीं होगा पर फिर से आ गया। स्टेरॉइड डिपेंडेंट, मतलब जैसे स्टेरॉइड टेपर किया हमने 2 एक हफ्ते में फिर से हो जाएगा, ठीक है। और स्टेरॉइड रेजिस्टेंट मतलब कुछ हो ही नहीं रहा, 4 हफ्ते हो गए स्टेरॉइड देते देते पर कोई असर नहीं हो रहा, ठीक है। स्टेरॉइड रेजिस्टेंस में हमको क्या देना है, साइक्लोस्पोरिन और टेक्रोलिमस, ठीक है, कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स। फिर आते हैं पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। पेल्विक और यूरेटर का जो जंक्शन है, ये किडनी है, किडनी से जो जंक्शन निकल रहा है ना, इसका ऑब्स्ट्रक्शन, पाइलोप्लास्टी करेंगे, ओके। पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्स, ठीक है, डिस्टल यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन इन बॉयज़, यूरिनल ब्लैडर, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा डायलेट हो जाएगी, ओके। यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है, पूछा नहीं अभी तक। फेब्राइल सीजर की बात करते हैं। इन केस वे सीजर इज़ मोर देन 5 मिनट, हमें रेक्टल डायज़ेपाम लगा देना है, या नेज़ल मिडाज़ोलम आजकल आता है, ठीक है, नेज़ल ड्रॉप आते हैं वो डालना है मिडाज़ोलम के, ओके। स्टेटस एपिलेप्टिकस में पहले लोराज़ेपाम और मिडाज़ोलम आपने दे दिया, ठीक है। अगर फिर भी परसिस्ट करता है तो फेनिटोइन देना है, ठीक है, 10 mg पर kg के हिसाब से। जैसे आज तक पूछा नहीं, वेट सिंड्रोम शायद एम्स में पूछ रखा है। इन्फेंटाइल स्पाज्म होगा, डेवलपमेंटल डिले होगा, हाइपर एरिथमिया होगा, ड्रग ऑफ चॉइस पूछी है इसकी शायद KCTH होता है, ठीक है। सेरिब्रल पाल्सी की बात करते हैं तो टाइप्स तो वैसे किसी ने पूछे नहीं, पर आपको ये कुछ चीज़ें याद रखनी है। पेरीवेंट्रिकुलर एरिया में कौन सा होगा, स्पास्टिक डायप्लीजिया, ठीक है, जो प्रीटर्म बच्चे होते हैं ना उनमें होगा ये। क्वाड्रिप्लीजिया मतलब चारों हाथ पैर चले गए। पैरासेजाइटल ब्रेन इंजरी हो गई, वो पेरीनेटल एस्फिक्सिया, ठीक है, अगर बर्थ के समय उसको एयर नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलता, उसकी वजह से चारों पैर चले जाते हैं। और अगर प्रीटर्म होगा तो स्पेस्टिक डायप्लीजिया हो जाएगा, ठीक है। डिस्काइनेजिया एक्स्ट्रा पिरामिडल अपने को किस में मिलेगा, बिलीरुबिन इंसेफेलोपैथी में, ठीक है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, अगर बैक्टीरिया होगा तो प्रोटीन बढ़ेगा, ग्लूकोज कम होगा, न्यूट्रोफिल्स बढ़ेंगे, ठीक है। टीबी वाला होगा तो कॉफ लिखा हुआ ऑब्वियसली आएगा, ठीक है। वायरल होगा तो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल होगा। 3 मोस्टली याद रखना डिफ्रेंशिएट करने के लिए। डचन और बेकर्स में डिफरेंस, ऑनसेट 5 साल से पहले ही हो जाएगा, 5 साल के बाद होगा, मतलब 6 साल के बाद होगा। रैपिड प्रोग्रेशन होता है, स्लोअर प्रोग्रेशन होता है। 9 से 10 साल में तो बेड रिडन हो जाता है। बेकर्स थोड़ा साल लगता है, ठीक है। गार्ड्स एंड CP के लेवल, ठीक है, ये याद रखना, कभी पूछ लें। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी CTG रिपीट्स की वजह से होता है। फ्लैट थिनर और हाइपर थिनर एमिनेंस दिखेंगे आपको। प्रॉक्सिमल मसल इवेंचुअली एट्रोफी, प्रॉक्सिमल मतलब ऊपर की जो मेन है ना सेंटर की, वो वाले। अब बात करते हैं रिकेट्स के ऊपर। हमने पिछली बार बोला था कि सेकेंड पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। डिजीज़ ऑफ ग्रोइंग बोन, ठीक है, ड्यू टू डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन, मतलब मिनरल डिपॉजिट नहीं हो रहे, बोन बढ़ रही है पर मिनरल नहीं हो रहे। ऑफ द बोन मैट्रिक्स एट द ग्रोथ प्लेट की जगह ही बोन बनती है, ठीक है, बिफोर फ्यूजन ऑफ एपिफाइसिस, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ओस्टियोइड कंटिन्यूज टू एक्सपांड बट मिनरलाइजेशन इज इनएक्टिव। ओस्टियोइड बढ़ते जाता है, कार्टिलेज जो है वो बढ़ते जा रहा है, पर उसके अंदर विटामिन डी या वो जो मिनरल्स है, कैल्शियम्स वगैरह, वो डिपॉजिट नहीं हो रहे, ठीक है। इसकी वजह से बोन सॉफ्ट हो जाती है और रिस्ट जो है वो वाइडनिंग हो जाती है, ठीक है। मोस्ट कॉमन क्या है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, ठीक है। फेलियर टू थ्राइव होगा, बच्चा बड़ा नहीं होगा। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि एयर जो है वो कार्टिलेज मतलब जो रिब केज है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि एयर को बार बार अच्छी तरह से मूवमेंट करा पाए, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, ओके। क्रेनियोटेबिस मतलब क्रेनियल बोन एक के ऊपर एक ऐसे शिफ्ट भी हो सकती है, ठीक है, सॉफ्टनिंग हो जाती है। मतलब आप जैसे प्रेस करोगे तो क्रेनियम थोड़ा सा ऐसे
दब सकता है, ठीक है। डिलेड क्लोजर ऑफ फंटेनल एंटीरियर वाला, ठीक है, जो एंटीरियर वाला फंटेनल है वो बाद में क्लोज होगा, डिलेड डेंटिशन होते हैं, ठीक है। रिकाइटिक रोजरी मतलब जो आपके रिप केज है वहाँ पे रोजरीज बन जाती है, ठीक है। हैरिसन सल्कस डायफ्राम के यहाँ पे आपको ऐसे खींचे हुए दिखेगा, वो हैरिसन सल्कस होगा। जीनोवेरम और विंड स्वेफ्ट, जीनोवेरम यहाँ पे आपके रम रखा दिया तो वेरम है, ठीक है। विंड स्वेफ्ट क्या होगा, दोनों पे ऐसे हो गए। और हाइपोकैल्सीमिया होगा जिसकी वजह से टिटेनस, सीजर और ट्राउजी साइन मिलेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट में विटामिन डी देना है और कैल्शियम देना है। डोज याद रखना है 1 से 18 साल। इसमें 2000 इंटरनेशनल यूनिट है और 500 कैल्शियम है पर डे का। इसमें 3 से 6 इंटरनेशनल यूनिट पर डे और 600 700 है, 3 महीने तक देना है, ठीक है। अब बात करेंगे विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स के ऊपर। मतलब विटामिन डी की वजह से रिकेट डिपेंडेंट है, उसके टाइप 1 होता है जिसमें कि 1 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम डिफिशिएंट होता है जो कि 20 को 125 में कन्वर्ट नहीं होने देता, और विटामिन डी सफिशिएंट होने के बाद भी उसका कन्वर्जन नहीं हो रहा है, ठीक है। टाइप 2 में क्या होगा, रेजिस्टेंट ही डेवलप हो जाएगा 125 के अगेंस्ट, ठीक है, ये याद रखना है। अब बात करते हैं फेमेलियल हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स। फैक्स जीन की वजह से होता है, एक्सेस रीनल लॉस ऑफ फॉस्फेट जिसकी वजह से हाइपोफॉस्फेटेमिया होता है। डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ रीनल अल्फ़ा 1, इसमें भी 1 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज की डिफिशिएंसी या डिक्रीज एक्टिविटी होती है जिसके कारण से ऑब्वियसली विटामिन डी नहीं बनेगा, ठीक है। हाइपोफॉस्फेटेमिया भी होगा, ठीक है। इस कर्व में क्या होगा, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, डिफिशियंसी कोलाजन सिंथेसिस, कम ब्लीडिंग, पेटिके, सब पेरियोस्टल हेमरेज। इसमें कौन सी रोजरीज मिलेगी आपको, ठीक है। इसकी रोजरीज पेनफुल होती है, ओके, विटामिन सी वाली, वो वाली पेनलेस होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो यही अपना रैपिड रिवीजन का सेकेंड पार्ट ख़त्म होता है। लगभग 38 मिनट्स में पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने, ओके। और फर्स्ट और सेकेंड मतलब 1-1.5 घंटे में पूरा पीडीआर रिवाइज हो गया। ये आपके लास्ट 7 डेज़ के लिए मैंने बनाया है कि लास्ट आखिरी एक दिन भी पढ़ो ना आप, आखिरी 1-2 दिन पढ़ाओ तो रिवाइज हो गया, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो एक बार देख लोगे ना आप तो फिर आपको कोई चिंता नहीं। इसके ऊपर मैं एक और लाऊंगा, बूस्टर है जो, वो भी इतना ही लंबा बड़ा होगा, पर उसमें और जो छूट गया है इम्पोर्टेंट है, आपको लास्ट दिन मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना है, वो वाला मैं बनाऊँगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।